जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का बहुत दिन से एक ही एक्सरसाइज का डिमांड आ रहा था कि सर 3D एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दीजिए ताकि उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल आ जाए। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक ना, क्योंकि एक ही क्लास में आज पूरा का पूरा 3D हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबका एग्जाम्पल भी आपको देते चले हम। ठीक है ना, इसलिए इसको आराम से आप पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा। टोटल कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, हाँ, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें जानकारी नहीं है, उन तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग देखेंगे 3D ज्योमेट्री का टोटल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक ही क्लास में समाप्त। ठीक है ना, आइए 3D की जैसे ही बात आती है तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी 3D की बात आएगी तो आपको ये याद रखना है, ये वाला। ठीक है ना, 3D मतलब क्या, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। थोड़ा सा हम बेसिक चीज पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इस पर आपको ध्यान से देखना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मान लीजिए कि ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है ना, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें कि ये तीनों अक्ष एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना, कोई पॉइंट मान लीजिए कि P यहां पर है। ठीक है, तो ऐसे आपको नॉर्मली ये समझना है कि ये तो प्लेन है ना, और किसी भी प्लेन पर हम 3D को तो दर्शा सकते नहीं है, तो आपको इमेजिनेशन करना है। ठीक है ना, इमेजिनेशन करना है कि ये वाला पॉइंट जो है स्पेस में है, मान लीजिए कि यहां पर है। ठीक है, यहां पर ये वाला पॉइंट है, तो जब पॉइंट है तो एक्स अक्ष के साथ भी ये पॉइंट कुछ कोण बना रहा होगा। ठीक है ना, एक्स अक्ष के साथ भी, या इस बिंदु को आप इधर ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट यहां पर है, साफ साफ यहां से दिखेगा, बिंदु P यहां पर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ऐसे करके एक्स अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा होगा। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, एक्स अक्ष के साथ भी ये कुछ कोण बना रहा है, नहीं, ये वाई अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा होगा। देखिएगा, वाई अक्ष के साथ भी कुछ कोण बन रहा है और इसका कोण जो है जेड अक्ष के साथ भी कुछ बन रहा होगा। ठीक है ना, ये जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बना रहा है, तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है उस कोण को अल्फा कहेंगे हम। ठीक है ना, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो अल्फा है। यहां पर देखिए वाई अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो बीटा कोण है। यहां पर वाई अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो बीटा है, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो गामा कोण है। ठीक है ना, गामा कोण है। और इसी में यदि आप देखते हैं कि ये जो कॉस अल्फा है, ठीक है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या। ठीक है ना, इसी को कहते हैं द्विक कोसाइन या फिर द्विक कोज्या। कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम कहते हैं और कॉस गामा को एन कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जब आगे चलेंगे तो इसी में और कुछ हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस एक्स अक्ष की बात करेंगे, इस एक्स अक्ष की बात करेंगे तो इसका नियामक जो होगा, एक्स अक्ष का नियामक 0, y, 0। ठीक है, यदि हम बात करेंगे, सॉरी ये वाई अक्ष के नियामक है, ये वाई अक्ष का नियामक है। यदि एक्स अक्ष के नियामक की बात करेंगे तो कितना होगा, x, 0, 0। ठीक है, और यदि जेड अक्ष के नियामक की बात करेंगे तो कितना होगा, 0, 0, z। ठीक है ना, 0, 0, z। ठीक है, ये नॉर्मली आपको 3D में इतना समझ लेना है। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एल, एम, एन, ये आपका है द्विक कोज्या इसको कहिए, या द्विक कोसाइन कह सकते हैं। हम शॉर्ट में चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा जो है आसानी से आपको समझा पाए। ठीक है, देखिएगा, तो इसमें जो ये एल का मान आपको दिख रहा है, एल बराबर, ठीक है, एल बराबर या कॉस अल्फा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आपको बता दें कि यदि हम इसमें से किसी एक की बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि वाई की बात कर लेते हैं, तो यहां से यदि इसको ऐसे मिलाते हैं तो यहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक ना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक आधार है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, नहीं, तो यहां से लेकर यहां तक ये आधार है और ये आपका कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लेकिन यहां क्या है,
एक्स वाई जेड तीनों है ना, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही ना होगा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे, यदि कॉस बीटा का मान देखा जाए, कॉस थीटा बराबर सॉरी कॉस बीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया वाई, कर्ण कितना हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरीके से एक्स के साथ क्या हो जाएगा, तो एक्स आधार हो जाएगा, कर्ण फिर वही होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग एल बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इधर, एक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम बराबर फॉर्मूला हो जाता है वाई बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका जेड बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका द्विक कोज्या है, ठीक ना, या फिर द्विक कोसाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। आइए अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें आपको बता दिए हैं। यदि आपको यहां से पूछे कि एक्स अक्ष की द्विक कोज्या, सीधा समझ लीजिए, आपसे सवाल पूछे कि एक्स अक्ष की द्विक कोज्या, एक्स अक्ष की द्विक कोज्या क्या है, द्विक कोज्या, ठीक ना। तो एक्स अक्ष की द्विक कोज्या जैसे ही आपसे पूछेगा तो एक्स का मान 1 रख दीजिए, बाकी सब 0, यानी हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, आपसे पूछे वाई अक्ष की द्विक कोज्या, तो वाई का मान 1 रख दीजिए, बाकी सब 0, यानी हो जाएगा 0 1 0। ठीक है, यदि आपसे पूछे जेड अक्ष की द्विक कोज्या, तो जेड का मान 1 रखिए, बाकी सब 0, यानी 0 0 1। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि एक्स अक्ष के द्विक कोज्या का योगफल, एक्स अक्ष के द्विक कोज्या का योगफल, द्विक कोज्या का योगफल, तो जोड़ के देखिए ना, 0 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर। यदि पूछे वाई अक्ष के द्विक कोज्या का योगफल, तो यो 1 के बराबर। यदि पूछे जेड अक्ष की द्विक कोज्या का योगफल, तो यो 1 के बराबर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है यहां पर। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल ये कॉन्सेप्ट है, हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है अभी एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे और उसका कुछ एग्जांपल भी हम देखेंगे। सवाल कहता है कि एक रेखा की द्विक कोसाइन या द्विक कोज्या एक ही होता है, रेखा द्वारा निर्देशांकों की धन दिशा के साथ बनाए गए कोसाइन को कोसाइन होती है, जैसे अभी आप देखे हैं। ठीक है, ये जो आपका द्विक कोसाइन की बात कर रहा है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो आप निकालते हैं, ये एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक दिशा में कोण बन रहा है अल्फा, उसको कॉस अल्फा कहेंगे। वाई अक्ष के साथ जो धनात्मक दिशा में कोण बन रहा है बीटा, उसको कॉस बीटा कहेंगे। जेड अक्ष के साथ जो धनात्मक दिशा में कोण बन रहा है गामा, और यदि उसके कॉस गामा का मान निकालेंगे, ठीक ना, तो वो उसका सबका द्विकोज्या कहलाएगा। यही चीज यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है कि एक रेखा की द्विक कोसाइन रेखा द्वारा निर्देशांकों की धन दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोसाइन होता है। अगला है कि यदि एक रेखा की द्विक कोसाइन एल एम एन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होगा। यदि किसी रेखा की द्विक कोज्या एल एम एन है, तो इसका रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होगा 1। या फिर इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। और यदि इसी को आप साइन में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ना, यानी हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, एक ही बार माइनस कॉमन ले लिए सब में से, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, नहीं यह माइनस वाला उधर चला जाएगा प्लस में ना, अब प्लस वाला इधर कहां आ जाएगा माइनस में, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसका हो जाएगा आपका, देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, 3 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये इसका रिलेशन है।
किसी भी रेखा के द्विकोज्या यदि LMN है तो उसके वर्गों का योगफल हमेशा कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यदि उसी को साइन के रूप में देखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, मान निकालेंगे कैसे ये भी थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए कि कोई आपको दिया गया है एक मतलब बिंदु दिया गया है, जैसे समझिए यहां पर मान लीजिए कि बिंदु दिया गया है आपका, कहे कि 3 4 5 एक बिंदु दिया गया है और कहे कि दिए गए बिंदु का जो है द्विकोज्या निकालना है आपको ना। दिए गए बिंदु का द्विकोज्या या द्विकोसाइन एक ही चीज हुआ, ठीक ना। आपको निकालने के लिए कहेगा तो आप कैसे निकालेंगे इसके, देखिएगा। तो आपको कहेगा कि कॉस अल्फा निकालना है या द्विकोज्या, कॉस बीटा और आपको कह देगा कि कॉस गामा निकालना है, या एल का मान कहेगा, एम का मान कहेगा और एन का मान कहेगा, ठीक ना। आप इसको मान लीजिएगा कि एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जेड है। या फिर यदि ये द्विक अनुपात है तो इसको ए बी सी भी आप मान सकते हैं, ठीक ना। यदि यहां पर द्विक अनुपात के रूप में आपको दे देगा तो इसको ए बी सी भी मान सकते हैं। तो यदि ए बी सी मानिएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फटाफट से मान रख देंगे, कितना हो जाएगा? 3 बटा में रूट अंडर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 4 बटा में रूट अंडर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 बटा में रूट अंडर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, ठीक है ना। देखिएगा कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 बटा में 5 के स्क्वायर 25, इधर हो जाएगा आपका 16 9 25, 25 25 50, यानी 5 रूट 2, 50 को 5 रूट 2 लिखते हैं ना। अच्छा, इधर भी हो जाएगा आपका 4 बट्टा में 5 रूट 2 ना, इधर हो जाएगा आपका 5 बट्टा में 5 रूट 2, 1 मिनट, 5 रूट 2। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 5 से 5 कटेगा तो 1/√2। जब आपका सवाल ये 2 अंक में पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है। सवाल देगा कि दिया गया 3 4 5 जो है किसी रेखा की द्विक अनुपात है, क्या है? द्विक अनुपात है। तो आपको कहेगा कि इसकी द्विकोज्या निकाले। तो द्विकोज्या निकालने के लिए आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एल एम एन एक ही चीज है, ठीक है ना। ये आपको निकालने के लिए कहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। जब सब्जेक्टिव सवाल रहेगा तब ऐसे निकालेंगे। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको फिर इतना क्रिया करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका मापांक निकाल दीजिएगा। यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा? 3 के स्क्वायर 9, 16 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 50। अब 50 का कितना हो जाएगा? 5 रूट 2। बस ये मापांक जो निकल के आया है सबके बटा में आपको लिख देना है, ये आपका द्विकोज्या निकल जाएगा। यही ना होगा? जैसे 3 बट्टा में 5 रूट 2, 4 बट्टा में 5 रूट 2 और 5 बट्टा में 5 रूट 2, ठीक है ना। 5 बट्टा में 5 रूट 2, ये आपका कट गया। आप सीधे सीधे एक लाइन में द्विकोज्या आसानी से निकाल सकते हैं यदि सवाल ऑब्जेक्टिव है तो। यदि सवाल सब्जेक्टिव है तो आपको पूरा क्रिया करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आइए दूसरे कॉन्सेप्ट को देखें। कह रहा है कि दो बिंदु x1 y1 z1 और दूसरा है आपका x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा की द्विकोसाइन यानी द्विकोज्या। आप समझिए इसके ये कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई दो बिंदु आपको दिया गया है, दो, समझिए ठीक से, यहां पर 2 3 4 और एक दूसरा बिंदु Q बराबर है आपका 1 2 3, मान लीजिए, ठीक है ना। और आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विकोज्या निकालना है, ठीक है। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का द्विकोज्या निकालना है। तो आपको क्या करना है उस समय? देखिए यहां पर माइनस होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये आपका जो है जब सब्जेक्टिव सवाल होगा तो ये आपका x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ये हो जाएगा आपका x2, ये y2 और ये z2, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको देखिए करना क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ना, और बटा में pq का मतलब क्या है कि pq मतलब होता है इसका मापांक, ठीक है ना। p से q वाला जो रेखा जा रहा है pq का मतलब मापांक। अच्छा, मापांक निकालेंगे कैसे? तो रूट अंडर, गौर करेंगे इधर। सबसे पहले देखिए pq निकलेगा कैसे।
1 मिनट। पी क्यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि हमेशा जब बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, और आपको कहे कि पी क्यू निकालना है, तो आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। यानी क्यू में से किसको घटाना है? पी को, ठीक है ना। क्यू में से किसको घटाना है? पी को, तो घटा लीजिए। क्यू में से पी को घटाइए, 1 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1। देखिए 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1। फिर देखिए 3 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -1। ये पी क्यू निकल गया। अब यदि इसी का मापांक कह देगा तो बस आपको ऐसे निकाल देना है, -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1 ना, -1 का स्क्वायर 1 यानी कितना हो जाएगा? √3। ये निकल गया पी क्यू का मान। हो गया। चलिए अब द्विकोज्या की बात करेगा तो क्या करेंगे? देखिए आगे वाला में से पीछे वाला को घटाकर बटा में उसका मापांक, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाकर बटा में उसका मापांक, या फिर देख लीजिए ना पी क्यू का मान यहां निकला हुआ है, ये दिख रहा है, बस इसी के बटा में लिख देना है। यानी -1 बटा में √3, फिर -1 बटा में √3, फिर -1 बटा में √3। अरे कैसे निकाले हैं? x2 - x1 निकाले हैं ना, ये आपका y2 - y1 है ना, और ये आपका z2 - z1 है ना। तो यही तो कह रहा है, x2 - x1 के बटा में pq, y2 - y1 के बटा में pq, और z2 - z1 के बटा में क्या? pq ना। तो ऐसे ही घटाकर आपको जो है बटा में उसका मापांक लिख देना है। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी लोगों को? क्या क्या करना है फिर से एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन और हम यहां लिख देते हैं। मान लीजिए कि a बराबर है आपका 1, 2, 3, और यहां b बराबर आपका है 8, 9, 10। मान लीजिए ऐसा, और आपको कहा जा रहा है कि a से b मतलब AB को मिलाने वाली रेखा की द्विकोज्या निकालना है। तो क्या करेंगे? गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यदि ये सवाल सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो फर्क नहीं पड़ता है, AB निकालिएगा। अच्छा AB निकलेगा कैसे? तो एक आगे वाला में से एक पीछे वाला को घटाना है। ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये z1 है। ये आपका x2 है, ये y2 है, और ये z2 है। आपको क्या करना है? एक आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है ना, माने b में से a को घटाना है। तो घटाइए, 8 में से 1 घटेगा तो 7। ऐसे ही क्या हो जाएगा? तो x2 - x1 माइनस हो जाएगा 8 - 1 यानी कि 7। इसके बाद दूसरा y2 - y1 यानी हो जाएगा आपका 9 - 2, 9 - 2 यानी कितना? 7। और इसके बाद हो जाएगा z2 - z1 ना, यानी कितना हो जाएगा? 10 - 3 यानी कि 7। ठीक है। अब इसी का द्विकोज्या कह रहा है ना, अरे इसी का ना है, तो बट्टा में इसी का मापांक चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा? AB का मापांक यदि हम निकालते हैं कितना आ जाएगा? √7k², 7k², 7k²। कितना हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा आपका 3 × 7k²। नहीं हो जाएगा? 3 को 7k², 7k² 2 को है तो 1 बाहर कर दीजिए, यानी हो जाएगा 7√3। नहीं हो जाएगा? 7√3। चलिए, जब 7√3 हो गया तब इसका मापा, यदि आपको द्विकोज्या निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए तो है कौन ई वाला? ओह अच्छा, चलो यहाँ पर एक अक्षरों भाग जाता है। हाँ चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा? अब AB का यदि द्विकोज्या निकालना है तो देख लीजिए कितना हो जाएगा? 7 बट्टा में कितना? 7√3। फिर कितना हो जाएगा? है हाँ 7 बट्टा में 7√3, और फिर हो जाएगा आपका 7 बट्टा में 7√3। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। कितना हो जाएगा? देखिए था 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छा, इससे एक चीज और स्पष्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, एक चीज और स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी भी सदिश का जो है, सॉरी, किसी भी यदि सदिश का यहां पर मान देख सकते हैं आप, सॉरी, या ये कह सकते हैं कि यदि किसी रेखा का द्विक अनुपात समान है, ठीक है ना, यदि किसी रेखा का द्विक अनुपात समान है तो उसकी द्विकोज्या जो है 1/√3, 1/√3, 1/√3 ही होगा। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा की द्विकोज्या LMN और द्विक अनुपात ABC है तो, अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो अभी हम लोग निकालना सीखे हैं ना, नहीं सीखे हैं कि यदि किसी रेखा का द्विकोज्या LMN है
और उसका द्विक अनुपात ABC है, तो फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर A बटा में रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, नहीं, M बराबर B बटा में रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, N बराबर C बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। शुरू में हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि L1 M1 N1 और L2 M2 N2 द्विक कोसाइन वाली दो रेखाएं के बीच न्यूनतम कोण थीटा है, तब देख लीजिएगा थीटा बराबर यानी कॉस थीटा बराबर, यदि आपको जो है L1 M1 N1 और L2 M2 N2 यानी कोई दो रेखा का द्विक कोज्या दिया गया है, ठीक है, यदि किसी दो रेखा का द्विक कोज्या आपको दिया गया है और आपसे कहे कि दोनों रेखा के बीच का कोण आपको निकालना है, ठीक ना, दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक ना, ये हो जाता है। यदि इसी में यदि आप देखते हैं कि इसका कॉस थीटा का मान यदि 0 के बराबर आ जाए, ठीक ना, कॉस थीटा का मान यदि 0 के बराबर आ जाए, मान लीजिए कि ये वाला मान आप निकाले, ठीक ना, और यदि ये वाला मान निकाले और 0 के बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो है दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाता है, ठीक ना, दोनों रेखा एक दूसरे पर लंबवत होगा, दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब होगा, ठीक है, दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब होगा। और दूसरा कंडीशन इसी में समझ लीजिए कि यदि L1 बट्टा L2 बराबर M1 बट्टा M2 बराबर N1 बट्टा N2, यानी यदि इसका अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है ना, यदि इसके द्विक कोज्या का अनुपात बराबर हो जाए तो समझेंगे कि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, क्लियर है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, क्लियर हो गया। चलिए देखिए आगे बढ़े। हाँ, अब क्या कह रहा है कि यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 द्विक अनुपात वाली दो रेखाओं के बीच का कोण, वही बात लिखा है, वहां पर L1 दिया गया था यानी द्विक कोज्या दिया गया था, यहां पर द्विक अनुपात दिया गया है, ठीक ना, आपको उसी तरीके से जैसे देख ही लीजिए, मान लीजिए कि यहां पर दिया गया है A वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 5k कैप, क्लियर हो जाएगा अभी ये, ठीक ना, और B वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप अब प्लस 2k कैप, मान लीजिए, ठीक है, ये दो सदिश आपको दिया गया है, या फिर ऐसा बिंदु भी दे सकता है आपको, या तो सदिश के रूप में देगा या फिर बिंदु देगा। यदि सदिश के रूप में देगा तो ij के लगल रहेगा, और यदि बिंदु के रूप में देगा तो ij के हटा के देगा ना, कह देगा कि 2 3 4 और 3 5 2 किसी दो रेखा की द्विक अनुपात है, द्विक अनुपात ना, हाँ द्विक अनुपात है, तो इसके बीच का न्यून कोण ज्ञात करे, यानी उसके बीच का कोण ज्ञात करे, ठीक है। तो सदिश के रूप में देगा तैयो कोई बात नहीं है, सदिश के रूप में देगा तैयो आपको बिंदुए से मतलब है, अब बिंदु के रूप में देगा तो बिंदु से मतलब है ही आपको। देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर इसको कहेंगे A1 B1 C1, ये होगा A2 B2 और C2, हो गया। देख लीजिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर A1 A2 ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटा में दोनों का मापांक ना, रूट अंडर A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर देखिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे ना, 3 दूनी 6 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 15 प्लस 10 अब बट्टा में मापांक निकालना है ना, तो रूट अंडर कितना है देखिए, था 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 हाँ 34 और 4 38, यानी रूट अंडर 38 ना। फिर एक और रूट इसके लिए, 3 के स्क्वायर 9 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर
4, तो यहां भी वही हो जाएगा ना भाई, 25 और 9, 9 5 34 और 4 38, यानी √38। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया देखिए तब, 25 और 6 31 बटा में √38 2 हो गया बटा में 38, यानी थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स 31 और बटा में 38। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से निकल जाएगा। दोनों कंडीशन आपको समझ लेना है, या तो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो भी क्रिया आपको बिंदु से ही करना है, सदिश दिया हुआ रहेगा तो यो आपको एकरे से मतलब है, क्लियर है ना, तो भी आपको एकरे से मतलब है। ठीक है, और जब भी सदिश दिया हुआ रहेगा तो वो वहां पर आपको समझना है कि वह आगे वाला जो है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ही है, यानी द्विक अनुपात ही है। ठीक है ना, अन्यथा वहां पर लिखेगा कि किसी दो रेखा का द्विक अनुपात फलना 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 है, चिलना 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 है। ठीक है, तो दोनों रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। आगे बढ़े, आगे चलिए। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक ज्ञात बिंदु जिसके स्थिति सदिश ए वेक्टर है से गुजरने वाली और सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। मान लीजिए यहां समझिएगा ठीक से, ठीक है, कह रहा है कि एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ए वेक्टर से गुजरने वाली और सदिश बी वेक्टर के समांतर, मान लीजिए कि कोई बी वेक्टर यहां पर है, ठीक है, यहां से कोई सदिश जा रहा है और यहां से भी कोई एक सदिश जा रहा है, ठीक है ना, ए वेक्टर से होते हुए, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर। यही ने कह रहा है कि एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ए वेक्टर से गुजरने वाली और सदिश बी वेक्टर के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करें। तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या लिखा हुआ है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जो आपको पहले भी बताए हुए थे, लेकिन चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। जहां आर वेक्टर बराबर होता है आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक ना, हो सकता है कि कभी कभी इसका बिंदु भी दे देता है, इसका बिंदु दे देगा और इसका सदिश आपको दे देगा। ठीक ना, तो उस समय आपको निकालना पड़ेगा इसका क्या, सदिश समीकरण। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर कुछ दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, और बी वेक्टर बराबर आपका दिया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, मान लीजिए ऐसा है। ठीक ना, तो इसका सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की जगह पर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, इसके बाद प्लस लेमडा, बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, ये हो गया सदिश समीकरण। क्लियर है, ये हो गया सदिश समीकरण। किसी भी, ध्यान रखना है आपको हमेशा कि कोई भी सदिश आपको जब दिया गया है और वहां पर ये कंडीशन लिखेगा कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश ए वेक्टर, यानी एक बिंदु से गुजरने वाली, देखिए गुजरने वाली और सदिश बी के समांतर, और एक सदिश के क्या कहेगा, समांतर, माने एक बिंदु से होकर गुजरेगी और दूसरा जो होगा उसके क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट कहे तो उस समय आपको क्या करना है, उसका सदिश समीकरण या फिर उसका कार्तीय समीकरण भी आपसे पूछ सकता है। ठीक ना, कार्तीय समीकरण भी पूछ सकता है, सिंपल है कार्तीय समीकरण, अभी आपको निकाल के दिखाते हैं, बहुत सिंपल है कार्तीय समीकरण। जब भी सदिश समीकरण कहेगा तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जिसमें आर वेक्टर क्या है, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये देख लीजिए, आर वेक्टर का मान हमेशा यही होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आर वेक्टर की जरूरत कब होगी तो वो भी समझ लीजिए, जब आप कार्तीय समीकरण निकालेंगे तब उसकी जरूरत होगी। अब कैसे जरूरत होगा समझ लीजिएगा। कैसे इसका मान निकालना है, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर आपको जो है इसका अगला स्टेप यही है, देख लीजिए अगले स्टेप में, देख लीजिए अगला स्टेप यह है, देख लीजिए यहां पर लिखा है बिंदु इतना से जाने वाली जिसकी द्विक कोसाइन LMN है का समीकरण, वही है। ठीक है ना, कारण है कि बिंदु x1 y1 z1, ये माने एक बिंदु से जाने वाली और जिसकी द्विक कोसाइन LMN है का समीकरण। यहां पर ये जो LMN दिया गया है, ये LMN किसी रेखा का जो है द्विक कोसाइन दिया गया है ना, और जिसका द्विक कोसाइन दिया गया है, समझ लीजिए कि इस बिंदु से होकर जाती है तो इसके क्या होगा, समानांतर होगा। नहीं, अभी आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एक बिंदु से होकर जाएगी और एक के क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो जब इसका आपको निकालने के लिए कहे समीकरण, तो ये जो आपको समीकरण दिख रहा है
यह है उसका कार्तीय समीकरण, ठीक है ना। यह है कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या है? x माइनस x1 बटा में l बराबर y माइनस y1 बटा में m और फिर हो जाएगा आपका z माइनस z1 बटा में n। अब यहां देखिए, पीछे आ जाइए, इस पर आइए, देखिएगा ध्यान से इधर। इसमें देखिए इस बिंदु से ना, इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, क्या कर रहा है, एक ज्ञात बिंदु जिसकी स्थिति सदिश a है, तो इस बिंदु से होकर गुजर रहा है ना, इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसके निर्देशांक को a1, यहां देखिएगा a वेक्टर बराबर क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। तो इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, इसलिए इसके निर्देशांक को x1, सॉरी इसके आगे जो कांस्टेंट है उसको x1 y1 और z1, ये हो जाएगा x1 बराबर 1, y1 बराबर 2 और y1 बराबर 1 और z1 बराबर 2। जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है, उसका जो कांस्टेंट होगा उसको x1 y1 z1 कहेंगे, या फिर बिंदु देले रहेगा कि x1 y1 z1 बराबर इतना ना। यदि सदिश के रूप में देल रहेगा तो इसका आगे वाला, यहां वाला और यहां वाला x1 y1 और z1 हो जाएगा। अच्छा, और जिसके समांतर होगा, ठीक है ना, जिसके समांतर होगा उसको हम कहेंगे एल एम एन। देख लीजिए किसके समांतर है, तो बी वेक्टर के ना। तो यहां वाला जो आपको दिख रहा है ये एल एम एन का मान है, कितना हो जाएगा 2 3 5, ठीक है ना, 2 3 और 5। अब देख लीजिए आपके पास ये है, आप देख लीजिए यहां पर रख दीजिए, इसमें x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो एल एम एन जो आपको यहां पर दिख रहा है ये है ना, एल एम एन ये है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 2। देख लीजिए यहां पर रखेंगे x माइनस 1 और l का मान कितना है, देखिए तो l का मान कितना है 2 ना, ये हो जाएगा 2 बराबर दूसरा y माइनस 1 और m का मान 3 और z माइनस, देख लीजिए ना यहां पर, सॉरी z माइनस 2 अब बट्टा में 5, तो हो जाएगा z माइनस 2 बट्टा में 5। ये हो गया इसका कार्तीय समीकरण, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु जिसके स्थिति सदिश a और b है से जाने वाली रेखा के समीकरण का सदिश समीकरण इतना है। फिर से देख लीजिए, अब दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण है ये, दो बिंदुओं से, इसमें जो है किसी के समानांतर नहीं है। देखिए यहां पर ऐसा है, मान लीजिए कि यहां से होकर जा रहा है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का यहां पर सदिश समीकरण और ये कार्तीय समीकरण, ठीक है, ये सदिश समीकरण है और ये कार्तीय समीकरण है। तो मान लीजिए कि A वेक्टर बराबर है आपका i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 3k कैप, ठीक है ना, और B वेक्टर बराबर आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है कि दो बिंदु हो गया ना, या तो दो बिंदु देगा और नहीं तो दोनों सदिश देगा। सदिश देगा तो ये बिंदु आपको निकल जाएगा, यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। सदिश देगा तो ये बिंदु है, बिंदु दिल रहेगा तब तो आपको जरूरत ही नहीं सदिश का। चलिए देखिए, लेकिन हाँ, जब भी आप सदिश समीकरण निकालेंगे तो उस समय आपको सदिश की ही जरूरत होगा, ठीक है। जब आप कार्तीय समीकरण निकालेंगे तब बिंदु की जरूरत होगा। देख सकते हैं आप, कार्तीय समीकरण के लिए बिंदु की जरूरत है ना, तो इसके लिए हम बिंदु निकाल ही देते हैं कि अभी ये निकाल देते हैं। x1 बराबर कितना हो जाएगा 1, y1 बराबर 2 और z1 बराबर 3 और यहां हो जाएगा आपका x2 बराबर 2, y2 बराबर 3 और z2 बराबर 4। देख लीजिए दोनों के लिए निकल गया ना। यह आपका सदिश समीकरण के लिए, वो है कार्तीय समीकरण के लिए। अच्छा, सदिश समीकरण है क्या, देख लीजिए। यदि आप इसका सदिश समीकरण निकालते हैं, सदिश समीकरण, तो क्या हो जाएगा r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है ना। r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब आपके पास सब अवेलेबल है यहां ना, देख लीजिए सब अवेलेबल है, टोटल अवेलेबल है। फटाफट आपको मान रखना है केवल r वेक्टर बराबर a वेक्टर का मान क्या है, देखिए तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ना, यानी बी में से ए को घटाना है तो 2i में से i घटेगा तो कितना होगा i से आप घटा कर लिखिएगा, 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा i कैप जे कैप, सॉरी जे है ना, जे कैप 4k में से 3k घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस k कैप। ये देख लीजिए सदिश समीकरण बन गया। ठीक है, हो गया। अब यदि इसी का कार्तीय समीकरण बनाना है तो कार्तीय समीकरण के देख लीजिए क्या है कॉन्सेप्ट, देख लीजिए कार्तीय समीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1 ना, यही ना है। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, देख लीजिए समझिए ठीक से, कुल मिलाकर समझिए कि जब भी आपको कार्तीय समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो समझ लीजिए कि लेमडा का मान निकालना है, सीधा सीधा इसे समझिए कि आपको लेमडा का मान निकालना है। कार्तीय समीकरण जब भी कहेगा तो लेमडा का मान। अब यहां इसके साथ क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा, कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, होगा। देख लीजिए ये प्लस में है, सब इधर माइनस में, आई गुना में है तो कहां चला जाएगा भाग में, नहीं हो जाएगा। घटाइए, यहाँ x है और यहाँ इसके साथ कितना है 1, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 अब बटा में 1, है ना, होगा बराबर। दूसरा y है इधर माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 अब बटा में 1 बराबर, इधर क्या है z अब माइनस 3 अब बटा में कितना हो जाएगा 1, हो गया कार्तीय समीकरण। देख लीजिए, नहीं हो गया। आप इसके फॉर्मूला पर भी जाइएगा तो फॉर्मूला से भी आपको वही निकल कर आएगा, देख लीजिए ना एक बार, फॉर्मूला में भी आप वही निकाल सकते हैं इसका मान। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला इसको छोटा कर देते हैं ना। देखिए अब इसके फॉर्मूला के अनुसार यदि देखा जाए तो फॉर्मूला यही लिखा हुआ है ना, देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। चलिए फटाफट मान रख दीजिए। देखिए x तो ज्यों का त्यों रहेगा, x माइनस x1 का मान कितना है 1 ना, और बटा में x2 माइनस x1 तो 2 में से 1 घटेगा 1 बराबर y माइनस y1, y ज्यों का त्यों और y1 के जगह पर 2 और बटा में y2 माइनस y1, 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, z माइनस z1 तो z के जगह पर कितना है z1, z माइनस 3 अब बटा में z2 में से z2 में से z1 घटेगा ना, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर y माइनस 2 बराबर z माइनस 3। देख लीजिए दोनों बराबर है ना, बटा में यहाँ भी 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो वही बात होगा। नहीं समझ में आया बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि दो रेखा r वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 और r वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमडा b2 के बीच का, चलिए देखिए अगला है कि यदि दो रेखा, यहां पर दो रेखा का समीकरण दिया गया है, ये सदिश समीकरण आपका है ना, रेखा का ये सदिश समीकरण दिया गया है कि r बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर और r बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर के बीच का न्यून कोण यानी थीटा आपको निकालना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा में b1 वेक्टर का मापांक और b2 वेक्टर का मापांक। अच्छा पहले सवाल इस पर कैसे पूछेगा, देखिए r वेक्टर बराबर, मान लीजिए कि a1, यहां पर जो आपको a1 वेक्टर दिख रहा है इसके जगह पर कोई सदिश होगा तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लेमडा, b1 वेक्टर के जगह पर फिर कोई सदिश होगा तो 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, इसके बाद फिर r वेक्टर बराबर, देखिए दूसरा यही है ना, a2 के जगह पर फिर कोई दूसरा सदिश होगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लेमडा, यहां देखिए b2 के जगह पर फिर कोई दूसरा सदिश होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस
जे कैप प्लस 5k कैप, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है ना। और आपको क्या कहेगा कि इसके बीच का न्यून कोण निकालना है, यानी थीटा का मान। तो देख लीजिए यहां पर आप पहले समझ लीजिए कि आपको इधर वाला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब किससे है, तो B1 और B2 से, यानी सिर्फ इससे और इससे, B1 और B2 से, ठीक है ना, B1 और B2 से। तो देख लीजिएगा यहां पर फॉर्मूला है कि cos थीटा बराबर मापांक B1 वेक्टर इन डॉट B2 वेक्टर और बटा में B1 वेक्टर का मापांक और फिर B2 वेक्टर का मापांक, है ना, है B2 वेक्टर का मापांक। देख लीजिए यही है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आसान है ना, कितना हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा आपका +3 और इधर हो जाएगा आपका +20 है, 20 ना, -2 +3 और +20, अब बट्टा में रूट अंडर कितना देखिए था, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 4 29 यानी √29। अब फिर इधर हो जाएगा आपका कितना B2 का ना, -1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का 1 2 और 25 यानी कितना हो जाएगा 27, ठीक है। ये cos थीटा का मान निकल गया आपका। देख लीजिए 20 और 3 23 और 23 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 21 बटा में रूट अंडर, दोनों रूट को एक ही बार आप गुना कर सकते हैं, 27 29 को गुना कर लीजिए। देखिए 29 और 27 को गुना करेंगे, 9 7 63 के 3 6 और कितना हो जाएगा 7 दूना 14 6 20, ये हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 4 1 5 3 8 7, यानी हो जाएगा रूट अंडर 783, ठीक है। ये cos थीटा का मान आपका निकल गया। यदि थीटा का मान निकालना है तो cos इनवर्स 21 बटा में रूट अंडर 783 निकल जाएगा। जब दो ऐसे आपको दिया गया रहेगा समीकरण, देख लीजिए ठीक से ध्यान से एकदम, सवाल ऐसा पूछा जाता है आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच का न्यून कोण निकालना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इधर वाला से मतलब है, B1 और B2 से। चलिए आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए कह रहा है कि यदि दो रेखा, यहां पर देख लीजिए फिर उसी को दूसरे तरीके से कह रहा है, उसी को अब दूसरे तरीके से दे रहा है कि यदि दो रेखा x - x1 बटा में L1, y - y1 बटा में M1, z - z1 बटा में N1 और फिर x - x2 बटा में L2, y - y2 बटा में M2, z - z2 बटा में N2 के बीच का कोण। अब देखिए क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन यही है, सेम यही क्वेश्चन है, केवल इसको क्या किया है कि कार्तीय समीकरण के रूप में वहां लिखा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको बताए हैं कि ये जो B1 और ये जो B2 होता है समीकरण, ठीक ना, इसमें होता है ये L1 M1 और N1, ठीक ना, इसमें होता है आपका L2 M2 और N2, ठीक ना, ये ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको जो है इसी को दूसरे तरीके से यहां पर लिख दिया, देख लीजिए x - x1 बटा में L1, y - y1 बटा में M1, z - z1 बटा में N1, और यहां देखिए x - x2 बटा में L2, y - y2 बटा में M2 और z - z2 बटा में N2। आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा समीकरण दिया हुआ रहेगा, ऐसा समीकरण, तो खाली बट्टा वाला को देखना है, खाली बट्टा वाला को, ठीक है ना, खाली बट्टा वाला को देखना है। और यदि इसके बीच का कोण निकालना हो तो सीधे देख लीजिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक ना। बस पहला वाला बट्टा वाला को पहला वाला से गुना, दूसरा वाला को दूसरा वाला से और तीसरा वाला को तीसरा वाला से गुना करके जोड़ देना है ना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम एक बार ये कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। यदि इसी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर लंबवत है। यदि इसका अनुपात बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। आगे बढ़ जाइए, यहां देख लीजिए कह रहा है कि दो रेखा r वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और r वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2, यहां पर दोनों का कांस्टेंट भी अलग अलग है। देख लीजिएगा b2 के बीच का न्यूनतम दूरी यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देख लीजिए यहां पर, और फिर a2 में से a1 को क्या करना है, घटा देना है, a2 में से a1 को घटा देना है, और बटा में b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मापांक निकाल देना है, ठीक है। b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मापांक निकाल देना है। इसी को जो है दूसरे फॉर्म में यहां लिखा है, इसी का कार्तीय रूप ये लिखा हुआ है, ठीक है। x - x1 बटा में a1, y - y1 बटा में b1, z - z1 बटा में c1, x - x2 बटा में a2, y - y2 बटा में b2, z - z2 बटा में c2 के बीच की न्यूनतम दूरी, इसी को जो है दूसरे फॉर्म में यहां लिखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए x2 - x1, यहां पर देखिएगा
ये यहाँ है ना a2 माइनस a1 है ना, a2 माइनस a1, तो यदि a2 माइनस a1 निकालेंगे तो यही ना होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसका देखिए b1 क्रॉस b2, b1 और b2 का क्रॉस निकालना है, तो उसके लिए यहां पर ना है, ये देखिए ना इसका प्रयोग किया गया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हैं ना, क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, और बटा में इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक दिख रहा है, देख लीजिए रूट अंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे आपको इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, सवाल यहीं तक रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। देखिए अब क्या कह रहा है कि दो रेखा आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा बी वेक्टर आर वेक्टर बराबर a2 प्लस लेमडा b1, यहां पर सेम टू सेम, ये दोनों सेम टू सेम रहेगा। क्यों सेम टू सेम होगा समझ लीजिए। बी वेक्टर के बीच की दूरी, यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि दो रेखा समांतर है, तो जब दो समांतर रेखा रहेगा तो उसमें जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम होगा। गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। क्लियर है, ये बिल्कुल क्या होगा, सेम टू सेम होगा। जब भी समांतर रेखा की बात करेगा, जब भी कहेगा कि दो रेखा एक दूसरे के समानांतर है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए डी बराबर फॉर्मूला ये है, लेकिन जब भी समांतर की बात करेगा तो ये बी जो है बिल्कुल क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। जितना यहां रहेगा उतना ही यहां रहेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है कि ये जो बी है उसको ज्यों का त्यों रखना है, बी वेक्टर, और उसका क्रॉस निकालना है किसके साथ, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 और बटा में बी वेक्टर का मापांक, यानी ये जो बी वेक्टर रहेगा उसका मापांक बटा में लिख के क्रिया कर देना है। तो दोनों ये जो दोनों आपके समांतर रेखा दिख रहा है, दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी आसानी से निकल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, कहता है दिए गए बिंदु x y z x1 y1 z1 से जाने वाली और एक दी गई रेखा जिसकी द्विक अनुपात ABC है पर लंब समतल का समीकरण, यहां देखिए a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 बराबर 0 है। तीन असंरेख बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से जाने वाली समतल का समीकरण देख लीजिएगा। जब तीन बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, जब तीन बिंदु दिया हुआ रहेगा और कहे कि तीनों बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का आपको समीकरण निकालना है, तीन बिंदु से, ठीक ना, तो क्या करना है, पहले देखिए सबसे ऊपर में x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब नीचे आइए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहां पर दूसरा में से पहला घटा है ना, अब तीसरा में से घटाइए x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर में क्या 0। क्लियर है। अब तीन को बिंदु आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए ना कि 1 2 3 एक बिंदु हो गया, फिर आपको 2 3 4 दो बिंदु हो गया, फिर आपका हो जाएगा 3 4 5, ये बिंदु के रूप में या सदिश के रूप में कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो करना क्या है देख लीजिएगा, x माइनस x1 के जगह पर कितना 1, सॉरी, फिर इसके बाद हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पर 2 ना, और z माइनस z1 के जगह पर 3। इसके बाद क्या करना है x2 माइनस x1 ना, यानी दूसरा में से घटाना है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, फिर आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 ना। अब x3 में से घटाना है, x3 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1, फिर हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 और फिर हो जाएगा 5 माइनस 3। अब बराबर में कितना 0। इसी का मान निकाल दीजिएगा ना। तो जैसे ही मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तब ये सब सिंपल क्वेश्चन है। जब आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम कॉन्सेप्ट ही आपको दे दिए हैं। x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 1 1 1, यहां हो जाएगा आपका 2 2 2 ना, और इतना का मान किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, बराबर में 0 है, सीधे सीधे समीकरण निकल जाएगा। के आगे बढ़ जाइए। क्या कह रहा है कि तीन बिंदु जिसके स्थिति सदिश ABC को अंतर्विष्ट करने वाले समतल को समतल का सदिश समीकरण, वही तीन बिंदु जिसकी बात अभी कर रहे थे उसी को केवल सदिश के रूप में यहां पर दे दिया है ना। तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर में क्या 0। वही चीज वहां पर लिखा हुआ था, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, सॉरी, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कार्तीय समीकरण के रूप में है, ठीक ना, और वहां पर सदिश समीकरण के रूप में, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक समतल जो निर्देशांक a 0 0 0 b 0 और 0 0 c का c पर कटता है का
समीकरण x बाई ए वाई बाई बी और z बाई सी बराबर 1। ये देखिए इसको कहते हैं अंतःखंड वाला समीकरण, ठीक ना। यह है आपके अंतःखंड वाला समीकरण, अंतःखंड वाला समीकरण, समझेंगे ठीक से। जैसे आपको दे देगा, गौर करेंगे इधर कि x बट्टा में 5 प्लस y बट्टा में 6 प्लस z बट्टा में 7 बराबर 1, ठीक है। तो यहां पर आपको जो ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है। पूछेगा x अक्ष के साथ जो अंतःखंड कट रहा है वो कितना है, तो 5, y अक्ष के साथ 6, z अक्ष के साथ 7, ठीक है। ये हो गया अंतःखंड। या फिर ऐसे लिख देगा 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर में 7, और कहेगा कि x अक्ष के साथ कितना अंतःखंड कट रहा है, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ जो अंतःखंड कट रहा है उसको बताना है। तो सबसे पहले आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देख लीजिए यहां पर 1 चाहिए ना आपको, यहां 1 रहेगा, एक गुना में इधर कहां आ जाएगा, भाग में। तो 2x बाई 7 प्लस 3y बाई 7 प्लस 5z बाई 7 बराबर में 1। ऊपर में क्या चाहिए, तो x y z अकेला चाहिए ना। चलिए तो जब x को ऊपर छोड़ेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 7 बट्टा में 2, तब ना नीचे वाला ऊपर जाएगा, प्लस y बट्टा में कितना हो जाएगा 7 बट्टा 3 प्लस z बट्टा में कितना हो जाएगा 7 बट्टे 5 बराबर में 1। यदि x अक्ष का अंतःखंड कहेगा तो 7 बट्टा 2, y अक्ष का अंतःखंड कहेगा तो 7 बट्टे 3, z अक्ष का अंतःखंड कहेगा तो 7 बट्टे 5। क्लियर हो गया है। चलिए क्या कह रहा है कि यदि r वेक्टर बराबर n1 प्लस लेमडा d1 और r वेक्टर बराबर n2 प्लस लेमडा d2 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का सदिश समीकरण। देख लीजिएगा ऐसे ये सब क्वेश्चन मतलब इस टाइप पर जो है ना कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए r वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 बराबर d वेक्टर प्लस लेमडा इंटू d2। फिर से समझिए, यहां पर r वेक्टर बराबर n1, एक मिनट, हाँ ये देख लीजिए r वेक्टर बराबर r वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा n1 प्लस लेमडा n2। देख लीजिए n1 यहां है और n2 यहां है ना, तो r वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 और बराबर में d1 प्लस लेमडा d2। ये क्या निकलेगा, तो समतल यदि कोई दिया गया है उसके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, भाषा के रूप में ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि यह समतल आपका दिया गया है, ठीक है। तो इस समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा के समतल का समीकरण आपको जो है इस तरीके से निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि समतल a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, उसी का यह कार्तीय फॉर्म दिख रहा है आपको, नहीं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दो समतल a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 क्या है, समतलीय है। यदि यह समतलीय होगा तो गौर करना है, देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 दिख रहा है ना आपको। x2 यहां पर आपका कितना है, x2 माइनस x1 ना, एक मिनट सॉरी, x2 माइनस x1, दो समतल a1x b1y c1z a2x, यहां पर थोड़ा सा जो है ना ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसा भी होना चाहिए ना। हाँ चलिए देख लीजिए मिस्टेक है उसमें, तो उसी के अनुसार यहां लिखा हुआ है दो समतल जिसके सदिश r वेक्टर डॉट n1 बराबर d1 और r डॉट n2 बराबर d2 है तथा इसके बीच न्यून कोण थीटा है, तब थीटा बराबर, ये तो सिंपल है। देख लीजिए दो तल दिया गया है, दो तल, यहां पर n जो होता है लंबतल की बात कर रहा है, ठीक ना। हाँ दो तल जिसके सदिश रूप r वेक्टर डॉट n1 बराबर d1 और r वेक्टर डॉट n2 बराबर d2 है तथा इसके बीच का कोण जो है थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला cos थीटा बराबर हो जाएगा n1 डॉट n2 बटा में n1 का मापांक डॉट n2 का मापांक। ये फॉर्मूला तो कई बार देख लिए हम लोग, नहीं अलग अलग तरीके से। चलिए देखिए कह रहा है कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर और r वेक्टर और तल जो है, यहां पर तल देख दिए क्या है, r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d के बीच का न्यूनतम कोण आपको निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका b वेक्टर डॉट n कैप बटा में b वेक्टर का मापांक और n कैप का मापांक, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसका
एग्जाम्पल की जरूरत हुई उसके एग्जाम्पल को भी हम आपको दे दिए हैं, ठीक ना, और बाकी का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। अब एक वीडियो में इसके पूरे के पूरे जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में, टोटल के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।